नमस्कार दोस्तों, मैं संपत सिंह मीना, सहायक आचार्य, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज टोंक। डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने फोटो पीरियड के बारे में, दीप्तकालिकता के बारे में पढ़ा था। उसी कड़ी में आज हम पढ़ेंगे फोटो पीरियडिक इंडक्शन, दीप्तकालिक प्रेरण के बारे में। दोस्तों, अधिकांश पौधे जब अपने जीवन काल में उचित फोटो पीरियड प्राप्त कर लेते हैं, उसके पश्चात एक निश्चित समय पर पुष्पन की क्रिया करते हैं, चाहे उन्हें प्रतिकूल दीप्तकालिक परिस्थितियां ही क्यों न मिले। यदि उस पौधे को प्रतिकूल दीप्तकालिक कंडीशन में रख दिया जाए तो भी उसमें पुष्पन की क्रिया संपन्न होती है, यदि उसे कंप्लीट फोटो पीरियड मिल जाता है। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि फोटो पीरियड के आधार पर जो प्लांट्स हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, जैसे कि शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट। दूसरा था शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट, लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट। तो इस तरह से अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, उन्हें विभक्त किया गया था। तो ये जो क्रिया है, इस क्रिया को फोटो पीरियोडिक इंडक्शन कहा जाता है। यानी कि कोई भी पौधा जब वो अपने जीवन काल में उचित फोटो पीरियड की खुराक पूर्ण कर लेता है, उसे प्राप्त हो जाती है, तो एक निश्चित समय के पश्चात उसमें पुष्पीकरण की क्रिया होती है, यानी कि उसमें फ्लावरिंग की क्रिया होती है। इस क्रिया को ही दीप्तकालिक प्रेरण, फोटो पीरियडिक इंडक्शन या प्रकाश प्रेरण भी कहते हैं, और इसे दीप्तकालिक उत्तर प्रभाव भी कहा जाता है। अलग अलग पौधों में जो आवश्यक फोटो पीरियडिक साइकिल्स होती है, यानी कि दीप्तकालिक जो चक्र होते हैं, उनकी संख्या अलग अलग पौधों में अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। उदाहरण के तौर पर जैसे जैंथियम पेंसिल्वेनिकम प्लांट होता है, दूसरा लॉलियम प्लांट होता है। इनमें पुष्पीकरण की क्रिया के लिए, पुष्पन की क्रिया के लिए एक फोटो पीरियडिक साइकिल की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार सोयाबीन की बात करें तो उसके लिए 2 फोटो पीरियड साइकिल की आवश्यकता होती है, और हैनवेन के लिए भी, जिसे हम खोरासानी अजवाइन कहते हैं, उसके लिए 3 फोटो पीरियड की आवश्यकता होती है। और जो चुकंदर होता है, उस चुकंदर के लिए 15 उचित चक्रों की आवश्यकता होती है, यानी कि उसे 15 से लेकर के चुकंदर के लिए 15 से लेकर के 20 फोटो पीरियड साइकिल की आवश्यकता होती है। एक बार जब पौधे को उचित फोटो पीरियड यानी कि दीप्तकाल प्राप्त हो जाता है, तो उसके पश्चात यदि उस पौधे को अनफेवरेबल, अनुपयुक्त फोटो पीरियड में भी रख दिया जाए तो भी उस पौधे में सामान्य रूप से पुष्पन की क्रिया संपन्न होती है। कुछ पौधों को सतत उचित फोटो पीरियडिक साइकिल्स की आवश्यकता होती है, या दूसरा शब्दों में हम यूँ कह सकते हैं कि इन पौधों के लिए जितने फोटो पीरियडिक साइकिल की आवश्यकता होती है, दीप्तकाल चक्रों की आवश्यकता होती है, यदि वे इन्हें लगातार प्राप्त होते हैं तब ही इनमें पुष्पन की क्रिया संपन्न होती है। और ये कंडीशन लागू होती है शॉर्ट डे प्लांट के लिए। मान लीजिए कोई एक शॉर्ट डे प्लांट है, उस प्लांट्स में पुष्पन की क्रिया के लिए 6 दीप्तकाल चक्रों की आवश्यकता होती है, 6 यानी कि 6 फोटो पीरियडिक साइकिल की आवश्यकता होती है। और यदि इनमें से मान लीजिए कि 4 फोटो पीरियड साइकिल एक साथ कंप्लीट हो जाते हैं और उसके पश्चात कुछ समय के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां यानी कि अनफेवरेबल कंडीशंस आ जाती है, और कुछ समय के पश्चात पुनः फिर जब अनुकूल परिस्थितियां आ जाती है और उसके पश्चात शेष 2 उचित फोटो पीरियड उसे मिल जाते हैं, तो भी उस पौधे में पुष्पन की क्रिया संपन्न नहीं होती है, क्योंकि उसे जो 6 फोटो पीरियडिक साइकिल की आवश्यकता थी वो उसे कंटिन्यूस प्राप्त नहीं हुए। एक बार में 4 प्राप्त हुए और अगली बार में उसे
2 फोटो पीरियडिक साइकिल मिल गए। तो इस तरह से 6 उसे कंप्लीट फोटो पीरियडिक साइकिल मिल जाते हैं, लेकिन वो कंटिन्यूस नहीं मिलते हैं, इसलिए उसमें पुष्पन की क्रिया संपन्न नहीं होती है। अतः इन पौधों को स्थायी दशा प्रेरण कहा जाता है, यानी कि ऐसी जो दशा है इसे स्थायी दशा प्रेरण यानी कि स्टेडी स्टेट इंडक्शन कहा जाता है। और इसके विपरीत आते हैं लॉन्ग डे प्लांट। इन लॉन्ग डे प्लांट्स की यदि हम बात करें तो इनमें आंशिक प्रेरण पाया जाता है, यानी कि जो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं उनमें जो फोटो पीरियडिक साइकिल्स होती है उन्हें यदि आंशिक रूप से दिया जाए, टुकड़ों में भी यदि उसे आंशिक रूप से फोटो पीरियड साइकिल्स प्राप्त होती है या फोटो पीरियड साइकिल कंप्लीट होती है, तो भी इन पौधों में जो है पुष्पन की क्रिया सामान्य रूप से संपन्न हो जाती है। उदाहरण के लिए जैसे कि प्लेटोगो लैंसियोलेटा एक प्लांट है जो कि लॉन्ग डे प्लांट के अंतर्गत आता है, जिसे 15 से 20 प्रकाश प्रेरण चक्रों की आवश्यकता होती है, फोटो पीरियड चक्रों की आवश्यकता होती है। यदि उसे ये चक्र एक बार 10 प्राप्त होते हैं, यानी कि एक बार में 10 कंप्लीट होते हैं, उसके बाद में 2, उसके बाद में 3, इस तरह से यदि कंप्लीट एक अंतराल के बाद में यदि दिए जाते हैं तो भी उस पौधे में जो है सामान्य रूप से पुष्पन की क्रिया संपन्न होती है। कहने का तात्पर्य है कि आंशिक प्रेरित पौधों के द्वारा जो दीप्तकाल चक्र एक बार अवशोषित कर लिए जाते हैं उनका प्रभाव उसमें अमिट रहता है, उसका प्रभाव उसमें हमेशा बना हुआ रहता है। जबकि शॉर्ट डे प्लांट में यदि बीच में अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती है तो उस दौरान उसका जो प्रभाव होता है वह मिट जाता है, लेकिन लॉन्ग डे प्लांट में इसका जो प्रभाव होता है वह लगातार बना हुआ रहता है, वह अमिट रहता है। तथा सने सने अगर समय समय पर भी यदि उसे आंशिक दीप्तकाल यदि मिलते रहते हैं तो टोटल दीप्तकालों की संख्या यदि उसे आवश्यक दीप्तकालों की संख्या के बराबर पहुंच जाती है तो उस कंडीशन में जो लॉन्ग डे प्लांट होता है वह नियमित रूप से पुष्पन की क्रिया संपन्न करता है। दीप्तकाल प्रेरण से संबंधित ये जो उपरोक्त विवरण हमने पढ़ा है इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि लॉन्ग डे प्लांट में जो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं उन लॉन्ग डे प्लांट्स में अंतराली दीप्तकालिक प्रेरणों से पौधों में पुष्पन के लिए आवश्यक कारक जो होते हैं उनका संचय हो जाता है, अमिट होते हैं। इसलिए जब पुष्पन की क्रिया नॉर्मल रूप से सामान्यतः संपन्न हो जाती है, जबकि शॉर्ट डे प्लांट यानी कि अल्प दिवस जो पौधे होते हैं उनमें उचित दीप्तकालिक प्रेरण द्वारा जो उत्पन्न प्रभाव होता है वह प्रतिकूल दीप्तकालिक चक्रों से निष्प्रभावी हो जाता है। अतः इनके पुष्पन के लिए जो उचित दीप्तकाल चक्रों की संख्या होती है वह सतत प्राप्त होनी चाहिए। यही कारण है कि अगर प्रकाश प्रेरित तथा अप्रेरित यदि 2 पौधों के बीच में ग्राफ्टिंग कर दी जाए, कलम बांध दी जाए, तो उनमें यह तभी संभव हो पाता है, यह तभी सफल हो पाता है जब अप्रेरित पौधे की समस्त लीव्स को, पत्तियों को हटा दिया जाएगा, तब ही ये संभव हो पाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों दीप्तकालिक उद्दीपन का ज्ञान, यानी कि परसेप्शन ऑफ फोटो पीरियडिक स्टिमुलस। दोस्तों पौधों में पुष्पन और अन्य जो क्रियाएं होती है उनके उद्दीपन के लिए, उनको उद्दीपित करने के लिए प्रकाश की 580 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर वाली जो तरंग दैर्घ्य होती है वह मुख्यतः प्रभावी होती है, यानी कि 500 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर प्रभावी होती है। शॉर्ट डे प्लांट में एक अविच्छिन्न या हम कह सकते हैं कि जो शॉर्ट डे प्लांट होते हैं उसमें अल्प अवधि का प्रकाश और कंटिन्यूस लंबी अवधि का, यानी कि लगभग 14 से 16 घंटे का उसे अंधकार आवश्यक होता है। यदि उस अंधकार को एक अल्प समय के लिए भी यदि लाइट के द्वारा भंग कर दिया जाता है तो शॉर्ट डे प्लांट में पुष्पन की क्रिया संपन्न नहीं होती है,
संपन्न नहीं हो पाती है, इसके बारे में पिछले लेक्चर में हमने विस्तार पूर्वक पढ़ा था। तो इस प्रकार से जो अंधकार की अवधि है उसे क्षणिक प्रकाश द्वारा जब भंग कर दिया जाता है तो उसके द्वारा जो निरोधी प्रभाव उत्पन्न होता है उसे प्रकाश भंग प्रतिक्रिया यानी कि लाइट ब्रेक रिएक्शन कहा जाता है। और इसके बारे में सर्वप्रथम अध्ययन किया था हैमर और बोनर के द्वारा 1938 में। ठीक इसी के संदर्भ में पालक के ऊपर नोट के द्वारा भी 1934 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, जो कि पालक एक लॉन्ग डे प्लांट होता है। और इस एक्सपेरिमेंट में कार्य करते हुए उन्हें ये बताया या ये स्थापित किया कि इनकी जो पत्तियां होती है, पत्तियां दीप्तकालिक उद्दीपनों को ग्रहण करती है, यानी कि जो पौधे में जो लीव्स होती है वो लीव्स ही इन उद्दीपन को, जो फोटो पीरियडिक स्टिमुलस होते हैं, उन्हें ग्रहण करती है। और उन्होंने आगे यह भी बताया कि उचित दीप्तकालिक चक्रों के उद्दीपन से पत्तियों में कुछ विशिष्ट प्रकार के पदार्थों का निर्माण होता है और इन निर्मित पदार्थों का संवहन होता है बाद में पुष्प कलिकाओं की ओर और वहाँ से ये पुष्पन की क्रिया को आरंभ करते हैं। दोस्तों, आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर यहाँ एक स्लाइड दिखाई गई है जिसमें 4 गमलों में 4 अलग अलग पौधे हैं और ये एक्सपेरिमेंट जैंथियम के ऊपर किया गया। जैंथियम जो कि एक सॉर्डरी प्लांट होता है जिसमें दीप्तकालिक प्रेरण के ग्रहण और उसके संवहन के प्रदर्शन किया गया है। जिसमें जो गमला नंबर ए है इसमें जो प्लांट लगा हुआ है उस प्लांट के ऊपर कोई भी लीफ नहीं है, एक भी पत्ती इसके ऊपर नहीं है। अतः इसके ऊपर जब प्रकाश डाला जाता है और अंधकार में रखा जाता है, जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो भी जो है इसमें पुष्पन की क्रिया संपन्न नहीं होती है, क्योंकि इसमें उस दीप्तकालिक प्रेरण को ग्रहण करने के लिए पत्तियों की आवश्यकता होती है और इसमें इस प्लांट में जो है लीव्स एब्सेंट है। लीव्स की अनुपस्थिति के कारण ही इसमें जो है दीप्तकालिक प्रेरण को ग्रहण नहीं किया जाता है और पुष्पन की क्रिया संपन्न नहीं होती है। नेक्स्ट आता है गमले बी में लगा हुआ एक प्लांट है जिसके अंतर्गत नॉर्मल रूप से फ्लावरिंग की क्रिया संपन्न होती है, सामान्य रूप से पुष्पन की क्रिया संपन्न होती है। क्योंकि गमले बी में जो पौधा लगा हुआ है, इस गमले में लगा हुआ जो पौधा है वो एक नॉर्मल पौधा है, सामान्य पौधा है। नेक्स्ट आता है गमला सी। इस गमले में जो पौधा लगा हुआ है उसमें केवल एक लीफ है और जो लीफ इसमें प्रेजेंट है वह फोटो इंड्यूस्ड लीफ है, यानी कि फोटो इंड्यूस्ड लीफ है जो कि दीप्तकालिक प्रेरण को, फोटो पीरियडिक स्टिमुलस को ग्रहण करती है, जिसके कारण इसमें नॉर्मल रूप से फ्लावरिंग की क्रिया संपन्न होती है। यानी कि जो ए नंबर का गमला है इसमें पुष्पन की क्रिया नहीं होती है, बी में संपन्न होती है और सी में संपन्न होती है, नॉर्मल फ्लावरिंग होती है। नेक्स्ट आता है जो डी डायग्राम दिखाया गया है, उस डी डायग्राम के अंतर्गत भी फोटो इंड्यूस्ड लीव है, पत्तियां है और फोटो इंड्यूस्ड जो लीव होती है, पत्तियां होती है, वही दीप्तकालिक प्रेरण को ग्रहण करती है। लेकिन इस पौधे में केवल एक पत्ती ऐसी है जो दीप्तकालिक प्रेरण को ग्रहण करने के लिए अनुकूल है, बाकी जो अन्य पत्तियां हैं वो सभी अनुपयुक्त है, दीप्तकालिक उद्दीपन को ग्रहण नहीं करती है। एक लीव्स है जो ग्रहण करती है, इसके बावजूद जो यहाँ पर जो है फ्लावरिंग की क्रिया नॉर्मल रूप से संपन्न होती है। अतः हम इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से ये कह सकते हैं कि किसी भी पौधे में नॉर्मल फ्लावरिंग के लिए उसके दीप्तकालिक प्रेरण को ग्रहण करने के लिए प्रेरित उपयुक्त पत्तियों का, लीव्स का होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट एक एक्सपेरिमेंट और आपकी टीवी स्लाइड के ऊपर दिखाया गया है। इस स्लाइड में दिखाया गया है लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट में 3 अलग अलग गमलों में 3 अलग अलग
प्लांट्स को रखा गया है और इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि जो स्टूमल्स होते हैं, जो उद्दीपन होते हैं, उन उद्दीपनों का जो स्थानांतरण होता है वह दो प्रकार से होता है। उनका जो संचरण होता है वह दो प्रकार से होता है। एक तो होता है स्थानीयकृत संचरण या संचलन, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं लोकेलाइज्ड, और दूसरा होता है सर्वव्यापी यानी कि सिस्टेमिक। दो प्रकार का ट्रांसमिशन हो गया, एक लोकेलाइज्ड ट्रांसमिशन और दूसरा सिस्टेमिक ट्रांसमिशन। दोस्तों, जो पहला डायग्राम है, इस पहले चित्र के अंतर्गत देखिए आप, नॉर्मल इसमें फ्लावरिंग होती है और पहला डायग्राम कॉस्मोस का है, जबकि बी और सी जो डायग्राम है ये दोनों ही डायग्राम जो है जेंथियम के हैं। यानी कि जो कॉस्मोस का जो प्लांट होता है उसमें स्टूमल्स का जो संचलन होता है, ट्रांसमिशन होता है, वह लोकेलाइज्ड होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसमें जो पुष्पकलिका होती है उस पुष्पकलिका के पास में स्थित जो लीव्स होती है, पत्तियां होती है, उन पत्तियों के द्वारा ग्रहण किए गए उद्दीपन को पुष्प के यानी कि फ्लावरिंग के डेवलपमेंट में यूज किया जाता है। यानी कि इस पत्तियों के द्वारा, इन पत्तियों के द्वारा जो स्टूमल्स ग्रहण किया जाता है उसके कारण यहाँ पर फ्लावरिंग की क्रिया संपन्न होती है। जबकि जेंथियम का जो पौधा है, बी और सी डायग्राम, इसमें देखिए यहाँ पर फोटो इंड्यूस जो लीव दिखाई गई है, पत्तियाँ जो दिखाई गई है, ये फोटो इंड्यूस लीव है यहाँ पर, और ये यहाँ पर भी फोटो इंड्यूस लीव है। ये दोनों ही लीव्स, ये जो पुष्पकलिका है यहाँ से काफ़ी दूर है, यानी कि पास में स्थित नहीं है, उसके बावजूद यहाँ पर जो है फ्लावरिंग की क्रिया संपन्न होती है, क्योंकि इन पत्तियों के द्वारा जो उद्दीपन ग्रहण किया जाता है उसका फ्लोएम के माध्यम से संचलन कर दिया जाता है, उसका ट्रांसमिशन कर दिया जाता है और फ्लावरिंग की क्रिया नॉर्मल रूप से संपन्न होती है। ठीक उसी प्रकार से इसी को समझने के लिए एक अन्य गमले सी में एक प्लांट लगा हुआ है, जिसमें एक टहनी के ऊपर एक भी लीव्स नहीं है, जबकि दूसरी टहनी के ऊपर लीव्स लगी हुई है, और ये इसमें फोटो इंड्यूस लीव है। इस टहनी के ऊपर देखिए कहीं भी लीव्स नहीं है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर, यानी इसके ऊपरी सिरे पर जो है फ्लावरिंग की क्रिया सामान्य रूप से संपन्न होती है, और यहाँ पर भी फ्लावरिंग की क्रिया संपन्न होती है। यानी कि इस प्रयोग से ये सिद्ध होता है, इस एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि प्रकाश उद्दीपन का जो संचलन होता है, जो ट्रांसमिशन होता है, वह लोकलाइज्ड और सिस्टेमेटिक दो प्रकार से इसका ट्रांसमिशन होता है। इस डायग्राम के अंतर्गत ये दिखाया गया है कि जो ग्रीन लाइट होती है, उस ग्रीन लाइट का फ्लावरिंग में कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती है, कोई महत्व नहीं होता है। यानी कि जब किसी पौधे को ग्रीन लाइट मिलती है तो उस कंडीशन में फ्लावरिंग की क्रिया यहाँ पर संपन्न नहीं होती है, और जब किसी पौधे को ब्लू लाइट दी जाती है तो उस कंडीशन में भी उसमें फ्लावरिंग की क्रिया या तो संपन्न नहीं होती है, और यदि होती है तो अल्प फ्लावरिंग होती है। लेकिन जब उस पौधे को रेड लाइट दी जाती है तो उस कंडीशन में बेस्ट फ्लावरिंग होती है, अच्छी फ्लावरिंग होती है। अतः हम कह सकते हैं कि फ्लावरिंग के लिए जो है लाल प्रकाश या फार रेड लाइट जो है उपयुक्त होती है। विभिन्न प्रयोगों के आधार पर ये पता चलता है, या अनेक प्रयोगों से ये सिद्ध हो जाता है कि पत्तियों से पुष्पकलिकाओं को प्रकाश प्रेरित जो उद्दीपन होते हैं, यानी कि
प्रकाश प्रेरित जो उद्दीपन होते हैं उन उद्दीपनों को पत्तियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है और पत्तियों को द्वारा ग्रहण करके उन उद्दीपनों को उन स्टूमल्स का जो संचलन होता है, ट्रांसमिशन होता है, वह फ्लोएम ऊतक के द्वारा किया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो लीव्स होती है, पत्तियां होती है, वो ग्राही अंग के रूप में कार्य करती है। पुष्प अक्ष के मध्य में और यदि पत्ती के मध्य में, लीव्स के मध्य में फ्लोएम ऊतकों को अवरुद्ध कर दिया जाए तो उस कंडीशन में उस पौधे में फ्लावरिंग की क्रिया संपन्न नहीं होती है। इसी प्रकार से फ्लोएम ऊतक पर यदि जमाव बिंदु के तापमान या भाप से ट्रीटमेंट कर दिया जाता है या कुछ विषैले केमिकल्स के द्वारा उनकी कोशिकाओं को नष्ट कर दिया जाता है तो उस कंडीशन में भी फ्लावरिंग की क्रिया वहाँ पर संपन्न नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो पुष्प कलिकाएँ होती है उन पुष्प कलिकाओं को पत्तियों के द्वारा जो ग्रहण किए गए प्रकाश उद्दीपन है, उन उद्दीपनों का ट्रांसमिशन नहीं होता है और पुष्प कलिका तक वो उद्दीपन पहुँच नहीं पाते हैं, जिसके कारण पुष्पन की क्रिया संपन्न नहीं होती है। अतः इस प्रयोग से ये सिद्ध हो जाता है कि जो प्रकाश उद्दीपन होते हैं उसका जो ट्रांसमिशन होता है, उसका जो संचलन होता है, वह फ्लोएम के माध्यम से होता है। लॉन्ग डे प्लांट और शॉर्ट डे प्लांट दोनों ही प्लांट्स के अंतर्गत प्रकाश प्रेरित उद्दीपनों की जो ट्रांसमिशन की जो दर होती है, संचलन की जो दर होती है, उसका अध्ययन किया गया। और एवांस और वार्डल ने लिलियम जो कि एक लॉन्ग डे प्लांट होता है उसमें प्रकाश उद्दीपन के संचलन की जो दर होती है वह 1 से 2.4 सेंटीमीटर प्रति घंटे दर्ज की गई, जबकि जो अन्य कार्बनिक उपापचय होते हैं उनका जो संवहन होता है उसकी जो दर होती है वह 100 सेंटीमीटर पर घंटे होती है। जबकि शॉर्ट डे प्लांट की यदि हम बात करें तो वहाँ पर दोनों ही पदार्थों का जो संवहन की जो दर होती है, जो संचलन होता है, ट्रांसमिशन होता है, उसकी जो दर होती है वह समान पाई जाती है। तो शॉर्ट डे प्लांट में इसकी जो ट्रांसमिशन की जो रेट होती है, संवहन की जो दर होती है वो समान होती है, जबकि लॉन्ग डे प्लांट में अलग अलग पाई जाती है। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट अगली हम क्लास में इसी कड़ी में आगे पढ़ेंगे पुष्पीय हार्मोन फ्लोरिजन के बारे में, यानी कि फ्लावरिंग हार्मोन फ्लोरिजन के बारे में। थैंक यू सो मच।